So, good morning to all. Today, we are going to start with the part 2 of the philosophy of the Constitution. In this video, we shall be discussing about the four features and four important aspects of Indian Constitution, which are secularism, universal adult franchise, federalism, and national identity. In this video, we shall be discussing about the criticism of the Indian Constitution and the limitations of the Indian Constitution. Then we will come to the conclusion of this chapter. तो चैप्टर का अगर हम बात करें टॉपिक आता है सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म की मेन डेफिनेशन होगी कि anyone in the country is have the right to profess any religion. उसके पास पूरा राइट होता है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे और उसे प्रोपोगेट करे. और इसमें स्टेट का कोई मैटर नहीं होता है. स्टेट सारे रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर की तरह ही ट्रीट करते हैं. कोई भी रिलीजन पब्लिक या ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी भी रिलीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिली है. कोई भी स्टेट उसे दे नहीं सकता है. दो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो सेक्युलर टर्म है उसे पहले मेंशन नहीं किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था. जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब ये लाया गया था वर्ड प्रीहेम्बल में सेक्युलर. और जो मेन स्ट्रीम हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. मीन्स जो स्टेट है जो रिलीजन है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं. अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें सीधी बात है कि जो दोनों रिलीजन और स्टेट हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे स्टेट मैटर्स में और इंटरनल अफेयर्स मैटर्स में दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे. जो स्टेट है वो रिलीजन के डोमेन में नहीं जाएगा और जो रिलीजन है वो स्टेट के पॉलिसीज को गलत नहीं ठहराएगा. जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है वो एक दूसरे से स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है. लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका बस एक पर्पस है कि अगर हमने किसी एक रिलीजन को मेन रिलीजन बना दिया तो बाकी रिलीजन्स का क्या होगा? बाकी रिलीजन्स तो अपने आप को अलग मानेंगे ना. इसलिए हम किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को बचा सकें सेफ गार्ड कर सकें स्टेट को स्टेट विद सपोर्ट. अगर जो कोई स्टेट रिलीजन को सपोर्ट करता है तो उसके पास भले ही पावर आ जाएगी लेकिन उसके पास जब पहले से ही पावर है तो वो क्यों सपोर्ट करे किसी रिलीजन को. तो स्टेट कभी भी किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ रॉन्ग. क्योंकि हर रिलीजन इक्वल होता है कोई भी रिलीजन बड़ा छोटा नहीं होता है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड इसीलिए लिखा गया है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेट रहे. ओके. सो अगर मान लीजिए कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल कर रही है इंडिविजुअल की लाइफ को. अब वो स्टार्ट कर देती है डिक्टेटिंग लाइक अ गॉड एंड वो बताती है इंडिविजुअल को कि उन्हें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए और रिलीजियस फ्रीडम के लिए उन्हें लड़ना चाहिए. बट व्हाट हेल्प द स्टेट? अगर मान लो कि स्टेट भी इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े आता है तो अगर इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को बचाना है तो स्टेट को जो है स्टेट मस्ट नॉट हेल्प रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टेट है उसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद नहीं करनी चाहिए. और स्टेट जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स में जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें भी दखल ना दे जब तक कोई थ्रॉट ना आ जाए. मीन्स जब तक कोई मुसीबत ना आ जाए. द स्टेट मस्ट देयरफॉर नॉट हिंडर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आ जाए. मीन्स जो स्टेट होता है उसे हिंडर नहीं करना चाहिए उसे दखल नहीं देनी चाहिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर कोई आपको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो स्टेट कैन इंटरवीन इन दोज मैटर. अदरवाइज स्टेट डज नॉट हैव द पावर टू इंटरवीन इन एनी रिलीजन एनी रिलीजन. अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म इन इंडिया हमारे देश में कई सारे धर्म हैं कई सारे धर्म के लोग रहते हैं. तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि हम किसी एक धर्म को मान्यता दें बाकी सारे धर्म को अलग फेंक दें. इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज वी आर इंडियन वी आर कंप्राइज ऑफ मैनी रिलीजन्स. इट इज़ लाइक द यू कैन से फुल वेज थाली यू कैन से. जो सेकुलर हमने बात की थी जो सेकुलर टर्म है वो बाद में लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इंडिया के जो लोग थे उससे पहले भी सेकुलरिज्म फॉलो कर रहे थे लेकिन डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में. जैसे कि राइट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स. मीन्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वो सोचा था कि जो इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी है वो इक्वालिटी की तरह ही मैटर करती है. क्योंकि जो लोग हैं
वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हैं अपने रिलीजन के साथ। तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और फ्रीडम को बनाए रखने के लिए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने राइट्स को ग्रांट किया था रिलीजियस कम्युनिटी को, सच एज द राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मींस हर रिलीजन के पास राइट होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सके, अपने रिलीजन को और आगे प्रोपोगेट कर सके। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंडिया में मींस बोथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज अ कम्युनिटी एंड एज अ इंडिविजुअल। मींस सबके लिए फ्रीडम होना चाहिए, कम्युनिटी के लिए भी फ्रीडम होना चाहिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी फ्रीडम होना चाहिए। अगर हम बात करें द स्टेट पावर इंटरवेंशन, तो जो स्टेट के पास हमें पता है कि स्टेट और रिलीजन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। लेकिन अगर स्टेट रिलेशन मतलब अगर मान लो कोई रिलीजन गलत चीज़ कर रहा है तो उसमें स्टेट के पास पावर होती है कि उस रिलीजन में इंटरवीन करके उस मैटर को ख़त्म करे। हम मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, डोंट टेक इट एज सीरियसली। फर्स्ट मान लो जैसे दलित्स का था कि दलित्स को हम इक्वालिटी नहीं देते थे, तो जो स्टेट था उसने आके उसे ख़त्म किया था, दलित्स का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम्स में क्या होता था, मुस्लिम्स में होता था 3 तलाक। तो स्टेट ने आके मीन्स गवर्नमेंट ने आके उस पर फिर इंटरवेंशन लिया और सोशल जस्टिस के लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए उस लॉ को हटाया। मीन्स दलित्स का डिस्क्रिमिनेशन लॉ को हटाया एंड देन 3 तलाक को हटाया। तो इसमें हम जान सकते हैं दो एग्जाम्पल से कि स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास पावर होती है रिलीजन में इंटरवीन करने की। अगर कोई किसी के इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम को ताक पे रखा जा रहा है, यू कैन से तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, मीन्स जो हमारा स्टेट है मे हेल्प और हिंडर, मीन्स वो हेल्प कर सकता है रिलीजियस कम्युनिटीज को ऑन विच मॉडल ऑफ एक्शन प्रमोट्स वैल्यूज सच एज फ्रीडम एंड इक्वालिटी। मीन्स हमें फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए स्टेट कर सकता है। अगर हम बात करें कि जो सेक्युलरिज्म टर्म है वो कब आया था, सेक्युलरिज्म जो टर्म है वो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, तब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और ये जो टर्म है वो किसी प्रायोरिटाइज नहीं करता किसी भी रिलीजन को फॉर एनी कंट्री एंड पीपल, दे कैन प्रोफेस और नॉट प्रोफेस एनी रिलीजन। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और प्रोविजंस दिए गए हैं, तो यू कैन रीड फॉर देम एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने ये जस्ट आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दीज प्रोविजंस, दीज मे बी आस्क्ड। ओके, सो अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड सेक्युलरिज्म इन वेस्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। इंडिया में जो क्या होता है कि इंडिया में कई तरीके की रिलीजन्स होते हैं, वो फोकस करते हैं कई टाइप की रिचुअल्स पे। आई इंडिया के जो लोग हैं हारमोनी और पीस बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए सारे रिलीजन्स को इक्वल पावर दे रखी है कि आप अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। और जो इंडिया है, इंडियन जो स्टेट्स है, गवर्नमेंट है, वो इंटरवीन कर सकती है मैटर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अगर हम वेस्ट में बात करें, मेनली यूएसए की बात करें, तो यूएसए में मेनली क्रिश्चियनिटी मानी जाती है, बाकी सब न्यूट्रल होते हैं, सिंगल डोमिनेंट रिलीजन होता है पूरे कंट्री या स्टेट में। तो जो वेस्ट है वो वेस्ट में ज़्यादा रिलीजन्स होते नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेटिंग रिलीजन होता है जो लेस ऑन इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती नहीं है। अगर हम बात करें कि स्टेट जो होता है वेस्ट में, अगर मान लो कोई स्टेट है और रिलीजन है, तो स्टेट कभी भी रिलीजन के साथ इंटरवीन करेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि आपको जो करना है आप वो करो। तो जो स्टेट है वो कभी भी मैटर्स में दखल देगा नहीं। बट इंडियन जो स्टेट्स है वो दखल दे सकते हैं अगर किसी के इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात आती है। ओके, अगर हम बात करें जो वर्ड सेक्युलर है वो 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था। और जो फंडामेंटल राइट्स है इंडिया के, वो सेक्युलर फैब्रिक है कंट्री के। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री, दे आर द फंडामेंटल राइट्स। जो सेक्युलर कैरेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेसिक फीचर है और उसे कोई भी अपडेट नहीं कर सकता किसी भी एक्ट के द्वारा। अगर हम बॉम्बे केस 1994 की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक्युलरिज्म दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर कोई एक रिलीजन अपने आप को डोमिनेट बनाता जाता है तो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे इंडिया में रिफ्लेक्ट होता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड द कंट्री इज प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन।
सेक्युलरिज्म एक फंडामेंटल रियलिटी है इंडियन फैब्रिक की, और hence any state government pursuing anti-secular politics is liable to action under Article 356. अगर आपको Article 356 पता है तो you can comment down in the chat box. Otherwise, you can read on the Google Article 356. It's your homework. So, अगर if we talk about the three achievements of the constitution, हमारे constitution के तीन achievement क्या है for the secularists? पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन रेनफोर्स करता है और रेलिवेंट फॉर्म ऑफ लिबरल मींस इट प्रमोट्स लिबरल इंडिविजुअलिज्म। हमें पता है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम मैटर्स अलॉट, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो लिबरल लोग हैं मींस इंडिविजुअल्स हैं उन्हें लिबर्टी दे रखी है कि दे कैन प्रमोट एनी रिलीजन इफ दे आर गेटिंग एनी backdrop, or you can say the religion is getting, the community is getting hostile, government, the state having the power to interfere in that matter. सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल सोशल जस्टिस का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज मींस अगर सोशल जस्टिस मैटर्स अलॉट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स थी टू कास्ट बेस्ड एफर्मिटीज एक्शन प्रोग्राम शोज हाउ much ahead India was compared to other nations. Can you forget about the program, affirmative action program in the USA, which began almost with the enacted in India? देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट प्रिंसिपल ज़रूर है, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता इंडिविजुअल की लिबर्टीज। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सोशल जस्टिस को तो प्रमोट करता है कि सोशली ऑल हैव द राइट बट इंडिविजुअल लिबर्टीज आर मैटर्स। थर्ड क्या होता है कि इंटर कम्युनल स्ट्राइक का अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अपहोल्ड इट्स कमिटमेंट टू ग्रुप राइट्स, द राइट टू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर पर्टिकुलरली। मतलब इसका मतलब होता है कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो मोर विलिंग टू फेस द चैलेंजेस मीन्स उनको पता था कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आगे के सालों में, मल्टी कल्चरलिज्म आने वाला है, तो सबके पास राइट्स होने चाहिए कि वो अपने राइट्स ऐसे राइट्स हों कि वो अपने कल्चरल को प्रमोट कर सके, अपने कल्चर को निभा सके। क्योंकि अगर हमने राइट्स नहीं दिए होते तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतने सालों तक चल ही नहीं पाता। इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं बिकॉज इट इज़ एज फ्लेक्सिबल एज एंड इट इज़ एज रिजिड एज नथिंग। सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की विच इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो ये माना गया था कि इंडिविजुअल के राइट्स तो होते ही हैं तो सबको क्यों ना राइट्स दिए जाएं, क्योंकि पहले जो राइट्स थे वो सिर्फ मेंस के पास थे, वुमेन्स के पास नहीं थे, और वो भी वर्किंग क्लास के पास थे अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करें। तो वंस द आइडिया टुक रूट मीन्स जब आइडिया आया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल था 1895 में, जो पहला नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो जो ऑथर थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो इंडिया में बॉर्न हुआ है उसके पास राइट होता है कि वो पार्ट ले अफेयर्स में कंट्री के एंड बी एडमिटेड टू पब्लिक ऑफिस मीन्स वो पार्ट भी ले और पब्लिक ऑफिस का भाग भी बने। जब मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1928 में, उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था सिटीजनशिप का मीन्स जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एंड लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट बाय विच विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्फ पीस या प्रॉपरली एक्सप्लेन मीन्स हर एक इंसान के पास राइट होगा कि वो वोट कर सके और अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या पार्लियामेंट में मीन्स जब ये रिपोर्ट लाई गई थी तब 21 की एज से जो भी हो जाएगा उसके पास राइट्स होंगे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और इन हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और एक सोशल पीस बने। आर्टिकल 326 डिफाइन करता है कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो हर इज द बेसिस ऑफ इलेक्शंस ऑफ ऑल लेवल मीन्स जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट होती है सबका ये बेस होता है। मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को हम रेफर करेंगे जो सारे सिटीजन्स होते हैं 18 ईयर्स या उसके अबव के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड एजुकेशन, रिलीजन, कलर, रेस, सेक्स, एनीथिंग, इकोनॉमिक कंडीशन आर फ्री टू वेट मीन्स उनके पास राइट, भले ही
कोई भी हो, उनके जो 18 और 18 से अबव हो, उनके पास राइट्स हो। एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आइडिया प्रमोट करती है इक्वालिटी का। जो स्टेट होता है, हर एक स्टेट में इक्वालिटी अडल्ट होते ही हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटीज हैज द वोट। मीन्स अगर उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके पास एक वोट की पावर हमेशा ही रहती है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को एज अ बेस माना है फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का लोकसभा में, हर एक मेंबर जो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, दो नॉमिनेटेड होते हैं फ्रॉम यू कैन से द एरियाज ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जो अदर मेंबर्स होते हैं 543 मेंबर्स, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, उन्हें इलेक्ट करके लाया जाता है। जो इलेक्शन प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। जो सिटीजन है इंडिया के of or yeah above of 18 years of age, they have the right to vote and choose their representative. अगर हम बात करें अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की, उन्होंने कहा था कि जो असेंबली है उसने अडॉप्ट कर दिया है प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल तो बाद में बना, पहले अडल्ट फ्रेंचाइज हम इसे कहते थे। विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। मीन्स जो सक्सेस है डेमोक्रेसी की वो तभी आ सकती है जब हर एक इंसान, हर एक मैन वुमेन, सबके पास राइट हो टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव and in the full belief that the introduction of democratic government means जो democratic government जो गवर्नमेंट ला रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कर रही है फॉर द प्रमोटिंग ऑफ वेल बीइंग। मीन्स जो यूनिवर्सल सफरेज ला रही है वो प्रमोट कर रहा है वेल बीइंग। ओके, so this was the topic of universal adult franchising. So now we shall. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सीधा मतलब होता है कि जो पावर है वो डिवाइड होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं, या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कि जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसा ही होता है फेडरलिज्म। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल आर्टिकल्स बनाए थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए आर्टिकल 371A। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इतनी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का सीधा मतलब है कि कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर देना, लेकिन इसे गलत ना समझा जाए, क्योंकि एसिमेट्रिक जो उसका सीधा मतलब था कि सारे स्टेट्स को एक साथ वापस लाना। अगर मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी बताऊंगा इसके बाद कि जम्मू एंड कश्मीर कैसे हमारे पास आया था और किस लिए आर्टिकल 370 लगाया गया था और बाद में कैसे हटाया गया आर्टिकल 370 को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स हमारे पास एक क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर रहती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी कम पावर रहती है। बट डिस्पाइट द यूनिटरी बाइस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएट डिफरेंस बिटवीन द लीगल स्टेटस एंड प्रियोगेटिव ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स विद इन द सेम फेडरेशन। मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रखी है, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्टेट्स के पास बिल्कुल पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास अच्छी पावर है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की सिमेट्री है, the constitution symmetry of American constitution, Indian constitution have been constitutionally asymmetric. Asymmetric means कुछ states के पास ज़्यादा power, कुछ states के पास कम power. To meet the specific needs and requirement of sub units means जो country है, जो states हैं, उनकी requirements को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन यूनियन के साथ जोड़ा जा सके और उसकी ऑटोनॉमी को सेफगार्ड किया जा सके। जो अगर हम बात करें आर्टिकल 370 में क्या क्या चीज़ें थी, जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स थी, सब 2 सिटीजनशिप लेनी पड़ती थी। अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर का सिटीज़न बनना है तो आपको अलग से लेनी होगी, आप इंडियन सिटीजनशिप के साथ वहाँ पर नहीं रह सकते थे। और एक सेपरेट फ्लैग होता था जम्मू एंड कश्मीर का, और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकती थी किसी भी चीज़ के लिए। और जो कोई भी राइट्स नहीं थे फॉर द माइनॉरिटीज़ लाइक हिंदूज़ एंड सिख्स,
अगर हम बात करें इंडियन जो सिटीजन्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी लैंड नहीं ले सकते थे, जो आरटीआई होती थी वो एप्लीकेबल नहीं थी। और अगर हम बात करें कि वहाँ पर जब लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी वो 6 साल तक चली थी रैदर ऑफ देन 5 ईयर्स। अगर हम बात करें कि जो वुमेन्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, अगर वो स्टेट के किसी बाहरी इंसान से शादी करती थी तो जो उनकी सिटीजनशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की वो रद्द कर दी जाती थी। पंचायत जम्मू एंड कश्मीर में होती नहीं थी और राइट टू एजुकेशन को मान्यता देते नहीं थे। लेकिन जब 370 को हटाया गया तो ये जो सारी रॉन्ग थिंग्स थी उन्हें वापस सही कर दिया गया था। जैसे अब कोई स्पेशल पावर नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर के पास, अब कोई सिंगल सिटीजनशिप के साथ वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर लैंड खरीद सकता है, एक सिंगल फ्लैग होगा, ट्राई कलर फ्लैग होगा, और जो आर्टिकल 360 है वो एप्लीकेबल होगा फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो पीपल हैं अदर स्टेट्स के वो लैंड बाय कर सकते हैं। आरटीआई एक एप्लीकेबल हो गई थी 5 साल की, उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, 5 साल की असेंबली ड्यूरेशन होता था। अगर कोई वुमेन बाहर शादी कर लेती अब उसकी सिटीजनशिप रद्द नहीं की जाएगी। पंचायत जो थी उनके पास राइट्स आ गए थे और चिल्ड्रन जो हैं अब उनको राइट टू एजुकेशन के राइट्स मिलने लगे थे। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अब दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपको स्टोरी जाननी है जम्मू एंड कश्मीर की, यू कैन सी ऑन यूट्यूब, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू दैट जम्मू एंड कश्मीर क्या था, जल्दी से बताता हूँ। तो प्रिंसली स्टेट था। अब जो प्रिंसली स्टेट था उसके राजा आई थिंक हरी सिंह थे लास्ट। तो हरी सिंह ने क्या किया, इंडिया के साथ जोड़ने से मना कर दिया। कई सारे लीडर्स उनके पास गए इंडिपेंडेंस के बाद। तो तब क्या हुआ कि जब हरी सिंह की डेथ हुई तो जो वहाँ के लोग थे, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और कुछ पार्ट जैसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो पाकिस्तान ने ले लिया। अब क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू लेके गए इस मैटर को यूनाइटेड नेशन। जब जवाहरलाल नेहरू लेके गए तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अब जो पार्ट ले चुका है पाकिस्तान ने अब वो पाकिस्तान का हो जाएगा, बाकी जो इंडिया का है वो इंडिया का ही रहेगा। उसके बाद इंडिया को जोड़ लिया गया था और कश्मीर को इंडिया से जोड़ लिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, और आर्टिकल 370 उन्हें दिया गया था। अब जो आर्टिकल 378 था वो स्पेशल स्टेटस देता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नागालैंड को। ये आर्टिकल डू नॉट कन्फर्म वैलिडिटी ऑफ प्रिस्टिंग लॉ विद इन नागालैंड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट लोकल आइडेंटिटी। मीन्स इसका मेन काम क्या था कि जो लोकल आइडेंटिटी है उसे बचाना ताकि वो कहीं और ना चली जाए स्टेट्स को छोड़ के। अगर हम स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स की बात करें तो इतने सारे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं स्टेट्स के लिए। आर्टिकल 371 में सारे वो स्टेट्स आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फिर गोवा, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं वो आते हैं आर्टिकल 371 के अंडर। जो many other states are true beneficiaries of such provisions according to the Indian Constitution, then there is nothing bad about different treatment। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी स्टेट को ज़्यादा पावर दी है, किसी स्टेट को कम पावर दी है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी स्टेट अपने आप को छोटा माने, बिकॉज सारे स्टेट्स इक्वली मैटर करते हैं फॉर द यूनिटी, बिकॉज वी नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, did not originally engrave this India as a multilingual federation। multilingual means कई सारी फेडरेशंस हैं, उसमें फेडरलिज्म कई सारे हैं। जो ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप है उसे पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया गया है और किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जो डेमोक्रेटिक और लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म है इंडिया में हैज़ मैनेज टू कंबाइन क्लेम्स टू यूनिटी विद क्लेम्स टू कल्चरल रिकॉग्निशन। A fairly robust political arena exists that allow for a play of multiple identities that complements one another। मीन्स इंडिया में कई सारे फेडरेशंस हैं, इंडिया में सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप, सारी डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है और सबको एक साथ जोड़े रखने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, विच इज़ नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी का सीधा मतलब है कि हर कोई इंडियन है। अगर हम बात करें, अगर आप कौन से स्टेट को, आप कभी भी अगर आपसे कोई पूछे ना, आप बोलो आप इंडियन हो। स्टेट तो बहुत बाद में आता है, पहले आपकी कंट्री आती है। योर कंट्री मैटर्स अ लॉट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कॉन्स्टेंटली रेनफोर्स किया है कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, मीन्स हर किसी के लिए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी हो। तो जो इंडिया है वो रिटेन करना चाहता है रीजनल आइडेंटिटीज अलॉन्ग विद द नेशनल आइडेंटिटी। मीन्स रीजनल आइडेंटिटी तो रहे लेकिन उसके साथ नेशनल आइडेंटिटी भी रहे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम व्हाट इज मेंशन्ड अबव दैट दिस इज फॉर कॉमन नेशनल आइडेंटिटी वाज नॉट इनकम्पेटिबल वाज डिस्टिंक्ट। मीन्स अगर
कोई रिलीजन अपने आप की आइडेंटिटीज़ को पहले मानता है तो वो गलत होता है। मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था बहुत सारी जो रिलीजन थे वो अपने आप की सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, रिलीजियस आइडेंटिटीज़, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने रिजेक्ट कर दिया। उसका ये सीधा मतलब था कि उसका रिजेक्ट करने का ये मतलब नहीं था कि किसी कम्युनिटी को बड़ा बनाया जा रहा है, किसी कम्युनिटी को डेंजर में डाला जा रहा है। उसका सीधा मतलब था कि एक कम्युनिटी हो, मीन्स एक रिलीजन हो, एक नेशनल आइडेंटिटी हो। Rather than forced unity, our constitution sought to evolve true fraternity. Fraternity means brotherhood, a goal dear to heart of डॉक्टर अम्बेडकर। ये डॉक्टर अम्बेडकर का दिल से मानना था कि सब एक भाईचारे के साथ रहें कंट्री में, और सरदार पटेल का मेन ऑब्जेक्टिव था वन कम्युनिटी, मीन्स जो अलग अलग कम्युनिटी में लोग रहते हैं उन्हें एक साथ लाके एक कम्युनिटी बनाना, वो है इंडियंस। ओके, तो अगर हम सरदार पटेल की बात करें, बट इन द लॉन्ग रन it would be in the interest of all to forget that there is anything like majority of minority in this country, and that is India is the one only community. मीन्स अगर हम बात करें, सरदार पटेल ने कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मेजॉरिटी में, आप माइनॉरिटी में हैं, तो आप वो भूल जाइए, क्योंकि आप सब इंडियंस हैं और इंडियंस ही एक ओनली कम्युनिटी है। ओके, इसीलिए उन्हें कहा जाता है एक मेन जिसने रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ प्रोसीजरल अचीवमेंट्स पाए हैं, जैसे जो 5 अचीवमेंट्स हैं वो क्वाइट बेसिक है, जैसे राइट ऑफ द रिलीजन माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ द नेशन टू इंटरवीन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, नेशनल आइडेंटिटी। इसके अलावा 2 और मेन चीज़ें हैं, द फेथ एंड डिस्कशन एंड कंसिडरेशन, द एटीट्यूड ऑफ रिकोलोनेशन एंड इंक्लूजन। ओके, अगर हम बात करें 2 मेन पार्ट्स की, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेथ दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल डिलिब्रेशन का। अगर हम बात करें कि व्हेन वी नो दैट मेनी ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे ग्रुप्स नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन जो डिबेट है असेंबली की वो दिखाती है कि जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि हर एक अप्रोच को देखा जाए, हर एक चीज़ को देखा जाए, हर एक कम्युनिटी के व्यू को देखा जाए। इसलिए ओपन एंडेड व्यू मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब सबके व्यूज़ लेने के लिए हर रोज़ एक कम्युनिटी बनी थी, जिसमें जो लोग अपने व्यूज़ भेज रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसे भी मान्यता दी गई थी। सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्राइज स्पिरिट ऑफ कंप्राइज एंड अकोमोडेशन, मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखाता है, अगर हम बैड वर्ड्स में ना ले कॉम्प्रोमाइज़ को और अकोमोडेशन को, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कई सारी एथनिक आइडेंटिटीज़ को एक साथ अकोमोडेट करके रखा है, और वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है। कॉम्प्रोमाइज़ को बैड सेंस में मत लेना, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब उसने कई बार चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी की हैं अगर किसी कम्युनिटी को बुरा लगा है, और अकोमोडेट किया है कई सारी एथनिक आइडेंटिटीज़ को। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो हम कह नहीं सकते सबसे बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स भी होते हैं और कुछ क्रिटिसिजम्स भी होते हैं। लिमिटेशंस की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला है दैट इट इज़ अनवाइडली, दूसरा है दैट इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव, और तीसरा है दैट इट इज़ एन एलियन टू आवर कंडीशंस। इन तीनों क्रिटिसिजम्स की हम बात करते हैं। पहला हमने पढ़ा इट इज़ अनवाइडली। The criticism that it is unwidely based on the assumption that the entire constitution of the country must be formed in a one compact document. Means कुछ लोग मानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डॉक्यूमेंट में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जो राइट्स है वो एक ही कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट में आ जाए। जो फैक्ट है दैट द फैक्ट इज दैट अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट विद अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मीन्स कुछ लोगों का मानना है कि एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के हिसाब से अलग अलग रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। In case of India, many such detailed practices and statements are included in one single statement, and this was made somewhat large in size. अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे शेड्यूल्स, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे प्रोविजंस हैं, जिसकी वजह से हमारा समवॉट लार्ज हो जाता है, क्योंकि हमने एक ही बुक में उसे अकोमोडेट किया है।
Many countries, for instance, do not have provisions for election commission and other civil services commission and document known as constitution. Means कई सारी कंट्रीज के पास तो कोई प्रोविजंस ही नहीं है फॉर द इलेक्शन कमीशन एंड फॉर द सिविल सर्विसेज कमीशंस. बट इन इंडिया मैनी सच मैटर्स आर अटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ. मीन्स जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हर एक एक्सपेक्ट पे ध्यान दिया था और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे एज द मेन रोल प्ले किया था उसने. अगर हम बात करें सेकेंड क्रिटिसिज्म की, here we must distinguish two components of representation, that one that might be called voice and the other opinion. means कुछ तो आवाज़ बनाते हैं, कुछ अपनी opinion देते हैं. The voice component of representation is important. People must be recognized in their own language or voice, not in the language of the master. If we look at the Indian Constitution from these dimensions, it is unrepresented because of the members of the Constitution were chosen a restricted franchise, not by the universal suffrage. Means अगर हम बात करें कि जो वॉइस होती है रिप्रेजेंटेशन की वो इम्पॉर्टेंट होती है और जो पीपल होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनकी लैंग्वेज और उनकी वॉइस में, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द मास्टर. अगर कोई मालिक है तो उसकी आवाज़ में सब ना चलें, सब अपने अपने व्यूज़ रखें. अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रॉम दिस डायमेंशन, इट इज़ इंडीड अनरिप्रेजेंटेटिव. मीन्स इसमें वो अनरिप्रेजेंटेटिव रहा क्योंकि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चूजन बाय अ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी. मीन्स उन्हें किसी ने वोट दे के नहीं चुना था, वो खुद ब खुद चुने गए थे विद अदर्स. अगर हम बात करें कि हाउएवर इफ़ वी एग्जामिन द अदर डायमेंशंस, अगर हम अदर डायमेंशंस की बात करते हैं, we may not find it altogether lacking in representation. The claims that almost every shade of opinion was represented means हर एक इंसान ने अपना ओपिनियन दिया था, ये बात सही है क्योंकि the claims of almost every shade of opinion was represented, हर ओपिनियन को रखा गया था और डिबेट्स भी हुई थी ऑन दिस टॉपिक. 166 आई थिंक दिन लगे सेशंस विद फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम थर्ड क्रिटिसिज्म की बात करें, जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर जगह से कुछ ना कुछ लिया है. तो जो लोग समझते हैं कि ये एक एलियन डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसने सारी जगह से आर्टिकल्स लिए हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. ये क्रिटिसिज्म है बट इट इज़ नॉट राइट बिकॉज हर जगह से आर्टिकल्स अगर हमें सही लगे हैं, कंफर्टेबल्स हैं, लोगों के हित के लिए है, तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है. तो ये क्रिटिसिज्म है. तो अगर हम बात करें कि हनुमंत की, उन्होंने हनुमंतिया की जो वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा एंड सितार बट here we have the music of English band. That was because our constitution makers were educated that way. This is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and did not envisage. तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि हमें चाहिए था वीणा और सितार, मीन्स हमें चाहिए था हिंदी, लेकिन वो आ गए थे इंग्लिश बैंड्स में. दिस वॉज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एजुकेटेड. मीन्स वो समझते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पढ़ा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्हें ऐसा पढ़ाया गया है. ये ऐसा और ये कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो महात्मा गांधी चाहते थे, ये उनके मुताबिक नहीं है, जो कि कई मायनों में सही भी हो सकता है, कई मायनों में गलत भी हो सकता है. अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ऑल दिस इज़ नॉट टू से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस कॉन्स्टिट्यूशन. हम ये नहीं कह सकते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम परफेक्ट है 100%. नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100% नहीं है, उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स भी हैं दैट उन्हें रिवाइज करना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए कई साल हो गए हैं, मिनिमम 70 ईयर्स तो हो ही गए होंगे. तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हटाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो हैं क्योंकि ये एक लिमिटेशन बन जाती हैं कभी कभार. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिमिटेशंस की हमने यहाँ पर बात की है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रलाइज आइडिया ऑफ national unity. Second, it appears to have glossed over some important issues of gender. मीन्स इसने कई appears particularly within the family. मीन्स इसने जेंडर जस्टिस को प्रॉपरली डिफाइन किया या फिर ये एक ग्लॉस बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाता है. अगर हम थर्ड की बात करें, दैट इट इज़ नॉट क्लियर वाई इट्स पुअर डेवलपिंग कंट्री certain basic socio-economic rights were regulated to the section of directive principles rather than an integral features of fundamental rights. जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो हमने बात की थी इक्वालिटी, लेकिन कुछ इकोनॉमिक राइट्स किसी और को मिले हैं जिसकी वजह से हमारी जो फिलॉसफी है जियो पैराडाइज द मीन्स
थोड़ी जगह कम हो जाती है, लेकिन हम जो फिलॉसफी कर रहे हैं दैट इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर हम बात करें भले इसमें कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होंगी, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतने सालों से गवर्न करता रहा है एंड इट विल गवर्न लेटर ऑन एज वेल। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, लीगल प्रोविजंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड फिलॉसफी अडैप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपने एक्सप्रेशंस देता है टू द फिलॉसफी। जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं जिसमें हमने बात की चैप्टर्स में, वो कॉमनली एग्रीड विजन्स थे। मीन्स अगर हम जो भी हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी स्टडी करते हैं तो वो क्या है, उन पे एग्री हुए थे लोग। द विजन हैज़ हिस्टोरिकली इमर्ज थ्रू आर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा विजन है, वो आया है इंडिपेंडेंस से। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक प्लेटफॉर्म है विच द विजन वॉज स्टार्टेड, रिफाइंड, आर्टिकुलेटेड इन लीगल इंस्टीट्यूशनल फॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस विजन। मैनी पीपल हैव सेट द बेस्ट समरी ऑफ द विजन। मीन्स अगर हम बेस्ट समरी की बात करें तो वो प्रीहैम्बल में जाती है, क्योंकि अगर हम प्रीहैम्बल को अच्छे से पढ़े ना तो हमें प्रीहैम्बल में दिखता है कि कोई बड़े लोग, रिच लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, दैट गिवन ग्रेट मेंस ने नहीं बनाया, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम प्रीहैम्बल की बात करें तो उसमें सीधा लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलिमनी रिजॉल्व्ड। मीन्स हमने एक साथ मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एक डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड फ्री मीडिया। अगर एक भी पिलर टूटता है तो पूरे डेमोक्रेसी धाराशाही हो जाएगी, जो कि हमने कई सारी कंट्रीज में देखा है। Thus the people are themselves, मीन्स जो लोग हैं वो खुद ही मेकर्स हैं अपनी डेस्टिनीज के। और जो डेमोक्रेसी एक इंस्ट्रूमेंट है दैट पीपल हैव यूज्ड फॉर शेपिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, 5 decades, more than 5 decades since the constitution was drafted. We have fought over many matters. हमने कई सारी मैटर्स पे लड़ाई की है, कहीं कभी कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में बातें नहीं बनी है, कई गलत इंटरप्रिटेशंस ले ली गई थी। द सेंटर एंड स्टेट हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव फॉट बिटरली। मीन्स उन्होंने कई बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन आवर पॉलिटिक्स हैव बीन फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग्स। मीन्स कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन जो कॉमन सिटीजन है, यू विल फाइंड दैट एवरीवन कंटिन्यूज। मीन्स अगर हम बात करें, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, लेकिन सब कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेसिस पे चलती है। वी वांट टू लिव टुगेदर, प्रॉस्पर टुगेदर एंड बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। मीन्स हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। This sharing the vision of the philosophy of the constitution is the valuable outcome of the working of the constitution. अगर हम 1950 में जब हमारा constitution बना था, वो एक great achievement था। Today keeping alive the political philosophy vision of the constitution may be an important achievement. अगर हम अपनी political philosophy को जागरूक करेंगे तो ये constitution का important achievements होगा। So अगर हम before completing this video, I would like to have let us read about the preamble of the constitution. एक preamble करेंगे, then we will end this video. That we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So this was the preamble, and you can see the meanings of these words. So with this, I would like to end this chapter, and in the next video we shall be starting with the economics chapter 4, organization of data. So till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, which is Social Abhilasha. Thank you.